घूंघट और मॉडल बहू की पहली रसोई। चंचल अपने दो बेटों के साथ रहती थी और उसके दोनों ही बेटे जवान हो चुके थे। बेटा, आज मुझे तुम दोनों से थोड़ी बात करनी है। जी माँ। देखो मेरे बच्चों, मैं चाहती हूँ कि अब तुम लोग भी अपने लिए अच्छी अच्छी संस्कारी लड़कियाँ पसंद कर लो। चंचल की बात सुनकर छोटा बेटा गौतम बोल पड़ा, माँ वैसे मुझे एक लड़की पसंद है। अच्छा, कौन है वो? वो वही मेरे ऑफिस में ही काम करती है। पहले हम दोनों दोस्त थे, लेकिन कैसे समय के साथ साथ मैं उसे पसंद करने लगा मुझे पता ही नहीं चला। वाह, इससे अच्छी तो बात हो ही नहीं सकती। देख बेटा, तेरी बात सुनकर मुझे तो बहुत खुशी हुई। और तू बता शिव, क्या तेरी भी नजर में है कोई? नहीं माँ, मुझे कोई पसंद नहीं है। मेरी शादी किस लड़की से होगी ये फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। दोनों ही भाइयों ने अपने दिल का हाल अपनी माँ को बता दिया था। और फिर क्या था, चंचल अपने छोटे बेटे की पसंद पर राजी थी, लेकिन उसे अपने बड़े बेटे के लिए लड़की ढूंढनी थी। इसी तरह से कुछ समय बीत गया और आखिरकार चंचल को एक गांव की सीधी सादी लड़की शिव के लिए पसंद आई। देख शिव, इसे देखकर बता कि ये लड़की कैसी है। माँ, लड़की आपको पसंद आनी चाहिए बस। मेरी पसंद या नापसंद इस मामले में जरूरी नहीं है। फिर भी एक नजर तो डाल ही ले। सरिता का फोटो देखते ही वो शिव को पसंद आ गई और उसने चंचल से सरिता से शादी करने के लिए हाँ कर दी। मैं जानती थी कि तुझे भी ये लड़की जरूर अच्छी लगेगी। माँ, अब मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। शिव अपने काम पर चला गया। इसी तरह से देखते ही देखते यूं ही दिन बीत गए और नताशा और सरिता की एक साथ एक ही दिन शादी हो गई। आ जाओ मेरी बहुओं, अब जल्दी से अपने गृह प्रवेश की रस्म करती हुई अंदर प्रवेश करो। दोनों बहुओं ने खुशी से गृह प्रवेश की रस्म पूरी की। सभी मेहमान भी बहुत खुश थे। बहुओं, अब तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म होगी। चंचल की दोनों बहुएं सोफे पर बैठी हुई थीं। नताशा काफी बोल्ड और मॉडर्न स्वभाव की थी। उसके चेहरे पर शर्म और घबराहट का नामो निशान भी नहीं था। तो वहीं दूसरी तरफ सरिता बहुत ही शर्मीली और सहमी सहमी सी थी। दोनों ही बहू की मुंह दिखाई शुरू हुई। एक औरत ने आकर पहले सरिता को गिफ्ट दिया। ये लो बहू रानी, अब जरा हमें अपना चेहरा तो दिखा दो। उस औरत के ऐसा बोलने पर भी सरिता ने अपना घूंघट नहीं हटाया। अरे क्या बात हुई चंचल जी, आपकी बहू तो अपना मुखड़ा दिखा ही नहीं रही है। बहू, सरिता बहू, अपना घूंघट उठा ले। नहीं मम्मी जी, हम अपना घूंघट नहीं हटाते हैं। यहाँ पर तो कितने सारे मेहमान हैं। ना बाबा ना, ये तो सब घर के ही हैं, ये कोई दूर के रिश्तेदार नहीं है। बहू, घूंघट उठा ले। सभी के इतना बोलने पर सरिता ने अपना घूंघट उठा लिया, लेकिन वो बहुत ज्यादा शर्माई और घबराई हुई थी। मगर उससे कोई भी मेहमान कुछ भी सवाल करता तो वह बस मुस्कुरा देती। इसी तरह से अब नताशा की मुंह दिखाई की बारी आई। ये ले छोटी बहू, तेरा गिफ्ट। नताशा ने बिना किसी के बोले ही अपना घूंघट ही नहीं बल्कि चुनरी को ही सिर से उतार दिया। आपका शुक्रिया। अरे बहू, ये क्या बात हुई? नई बहू को अपने सर से आंचल नहीं हटाना चाहिए। क्यों क्यों नहीं हटाना चाहिए? नई बहू का आंचल सर से हटना अच्छा नहीं माना जाता। ये सब बस अंधविश्वास है। अरे अगर आंचल सर से हटना अशुभ ही है तो वो बस शादी के दिन ही क्यों, और सिर्फ नई बहू का ही क्यों? फिर तो हर औरत का सर से आंचल हटना अशुभ ही होना चाहिए ना, फिर चाहे वो बुढ़िया ही क्यों ना हो, है ना? नताशा की बात सुनकर वो औरत बिल्कुल चुप हो गई और मुंह बनाकर वहां से चली गई। नताशा को जो कोई भी कुछ भी बोल रहा था वो उसे टेढ़ टेढ़ जवाब दे रही थी। तभी सभी मेहमान दोनों ही बहुओं की बुराई करने लगे। हे भगवान, ये कैसी बहुएं मेरे नसीब में आ गई। एक हद से ज्यादा ही शर्मीली है तो एक कुछ ज्यादा ही खुले मिजाज की है। अब मैं क्या करूं? तभी वहां एक औरत आई और बोली, अब वैसे बुरा मत मानना चंचल बहन, तुम्हारी एक बहू तो बिल्कुल पागल है और दूसरी कुछ ज्यादा ही बदतमीज है। अरे भला शादी के पहले ही दिन कोई दुल्हन अपना आंचल सर से उतारती है? हमने तो यही पहली बार ही देखा है। मैं तो अपनी बहू को लेकर जा रही हूँ। बहना, कहीं ये भी तुम्हारी बहुओं की तरह ना हो जाए। इसी तरह से मेहमानों ने चंचल की बहुओं की बहुत बेइज्जती की, लेकिन चंचल ने ये सब कुछ बस चुप रहकर सहन कर लिया। अगली सुबह दोनों ही बहुओं की पहली रसोई की रस्म थी। दोनों बहुएं तैयार होकर नीचे आ गई। नताशा शॉर्ट फ्रॉक में थी जबकि उसकी जेठानी सरिता साड़ी में थी और उसने बहुत लंबा घूंघट भी कर रखा था। आ गई बहुओं, चलो अब जल्दी से अपनी पहली रसोई की रस्म भी पूरी कर लो। मम्मी जी, क्या मेरा इस रस्म को पूरा करना जरूरी है?
हाँ बिल्कुल, आज तुम दोनों का जो मन करे वो पकवान बनाना, ठीक है? सरिता बिल्कुल खामोश थी। वो घबराई हुई सी किचन में गई और घूंघट में ही खाना बनाने लगी। तो वहीं दूसरी तरफ ओह गॉड, मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता। मैं तो 2 मिनट में बनने वाली मैगी को भी जला देती हूँ। अब मेरा क्या होगा? एक तरफ नताशा इतनी परेशान थी तो वहीं दूसरी तरफ सरिता बिल्कुल हवा की फुर्ती से सारे कामों को अंजाम दे रही थी और थोड़ी ही देर में उसने सारी की सारी चीजें पका भी दी। वाह जेठानी जी। सरिता नताशा से बात करने में घबरा रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ नताशा ने बहुत कोशिश की लेकिन वो कुछ नहीं बना पाई। वो जो भी बनाती वही या तो खराब बनता या फिर जल जाता। अब बस बहुत हुआ, अब देखना मैं क्या करूंगी। इसी तरह से दोपहर हो गई और दोनों ही बहुओं ने अपना अपना खाना टेबल पर सजा दिया। वाह, मेरी बहुएं तो मास्टर शेफ निकली, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। पहले सभी ने सरिता का बनाया हुआ खाना चखा। वाह, इसे कहते हैं स्वाद, खाते ही खाना मुंह में घुल रहा है। बहू तू तो कमाल का खाना बनाती, ये ले तेरा शगुन। शुक्रिया। इसके बाद सभी ने नताशा का खाना उठाया। ये खाना मुझे नहीं लगता कि ये घर में बनाया हुआ खाना है। बहू सच सच बता। ये तो मुझे बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा लग रहा है नताशा। हाँ, ये खाना मेरे हाथ का नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है, इसीलिए मैंने इसे बाहर से ऑर्डर करके मंगवाया है। मैंने कोशिश की थी लेकिन फिर भी मुझसे कुछ नहीं बना। जेठानी जी बचपन से ही इन्हीं कामों में रही होंगी, इसीलिए आज ये इन सब कामों को अच्छे से कर पा रही हैं। लेकिन मैंने कभी ये काम नहीं किए हैं, इसीलिए मुझे अचानक खाना नहीं बनाया गया। जो काम ये कर सकती है वो मैं नहीं कर सकती हूँ, और जो मैं कर रही हूँ वो जेठानी जी नहीं कर पाएंगी। मैं तेरी बात समझ गई बहू, लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि तू ऑनलाइन खाना ना मंगा पाए, मौसम खराब हो या कोई बड़ा झगड़ा हो जाए जिसकी वजह से सारे होटल रेस्टोरेंट बंद हो जाए, तब तू क्या करेगी? अपना पेट भरने के लिए तो कम से कम हमें थोड़े थोड़े तो सभी काम आने ही चाहिए ना। और सरिता, तू भी अगर कभी तुझे घर से बाहर निकलना पड़े, कोई काम करना पड़े, तो तू क्या करेगी? इसीलिए बहुओं, इंसान के हाथ में जितनी कलाएं हों उतनी ही अच्छी। इससे हमारा कोई नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही है। अपनी सास की बात दोनों ही बहुओं को समझ आ गई। अब नताशा ने सरिता से खाना बनाना सीखना शुरू किया। अब जेठानी जी क्या करना है? अब इससे आधा चम्मच नमक डालिए, ठीक है? इसी तरह से सरिता भी नताशा से अब पढ़ना लिखना सीख रही थी। देखो भाभी, अब बोलिए थैंक यू। थैंक यू इसका मतलब है आपका शुक्रिया। नताशा ने अब अपनी भाभी का घूंघट भी उतरवा दिया था और अब सरिता में पहले के मुकाबले काफी आत्मविश्वास आ चुका था। तो वहीं दूसरी तरफ नताशा भी घर के कामों में अब काफी अच्छी हो रही थी और साथ ही साथ सरिता उसे कम बोलना और थोड़ी नजाकत भी सिखा रही थी। अपनी बहुओं में बदलाव देख चंचल बहुत खुश थी और सभी खुशी खुशी रहने लगे। रात के समय समीक्षा टैक्सी से बाहर निकलती है। वहीं उसकी आंखों में आंसू होते हैं और हाथ में बैग। वो अपने सारे बैग लेकर घर के अंदर चली आती है और अपनी माँ को देखते हुए रोते हुए वो अपनी माँ को गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। ये कैसे घर में शादी कर दी है आपने मेरी? किसी को मेरी कोई कदर ही नहीं है। मैं गर्भवती हूँ और मुझसे दुनिया भर का काम करवाते हैं। अरे बेटी, तू रो क्यों रही है? अपने आंसुओं को पोंछ ले, तेरी माँ अभी जिंदा है। तेजस्विनी अपनी बेटी समीक्षा के आंसू पोंछती है और उसे चुप करवाती है, जिसके बाद वो अपनी बहू काजल को आवाज लगाकर बुलाती है। अरे बहू काजल, कहाँ है तू? जल्दी से मेरी बेटी के लिए 1 गिलास पानी लेकर आ। तेजस्विनी के पुकारने पर काजल फौरन 1 गिलास पानी लेकर आती है। काजल भी गर्भवती थी और उसकी एक बेटी भी थी। काजल खुद तो काली थी लेकिन उसकी बेटी प्रिया गोरी थी, जिसके चलते समीक्षा प्रिया को तो पसंद करती थी लेकिन उसकी काली माँ से बहुत ज्यादा घृणा करती थी। तुम मेरे लिए पानी क्यों लेकर आई हो? पता नहीं इस कल्लो मैया ने अपने हाथों को धोया भी होगा या नहीं। मुझे इसके काले हाथों से पानी नहीं पीना। जा बेटी प्रिया, तू मेरे लिए 1 गिलास पानी लेकर आ। प्रिया फौरन रसोई में आती है और 1 गिलास पानी लाकर बुआ समीक्षा को दे देती है। ये लीजिए बुआ जी, पानी पी लीजिए। समीक्षा पानी पी लेती है, जिसके बाद वो अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरा रूम गंदा है तो साफ करवा दीजिए, मैं अपने रूम में सोऊंगी। लेकिन उस रूम में तो अब तेरी भाभी और तेरा भाई रहता है, तू किसी और कमरे में सो जा। अरे वाह माँ, इस घर से विदा होकर क्या गई? आपने तो मेरा कमरा ही मेरी भाभी को सौंप दिया। लगता है भाभी ने पूरा अधिकार जमा लिया है इस घर पर। हम तो कुछ है ही नहीं। ऐसा ना हो कि मुझे अपना हिस्सा मांगना पड़ जाए आपसे।
अरे दीदी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? ये पूरा घर ही आपका है, आपको हिस्से की क्या जरूरत? समीक्षा काजल की बातों का कोई जवाब नहीं देती और उसे इग्नोर करके गंदा समूह बना लेती है। ऐसे ही वो गेस्ट रूम में जाकर सो जाती है, लेकिन अगले दिन वो अपनी माँ को अपनी काली भाभी के खिलाफ भड़काना शुरू कर देती है। देख रही हो माँ, लगता है भाभी को मुझसे कुछ दुश्मनी है। घर में सबके कपड़े धोए हैं, लेकिन मेरे कपड़े तो धोए ही नहीं। क्यों रे काजल, तुझे मेरी बेटी के कपड़े धोने में शर्म आती है क्या? अरे नहीं माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? भला मुझे दीदी के कपड़े धोने में शर्म क्यों आएगी? बस मुझे जितने कपड़े नजर आए मैंने वो सभी धो दिए। लगता है दीदी कपड़े अभी लेकर आई है, लेकिन कपड़े तो यहाँ पहले से ही पड़े थे। लगता है जानबूझकर देखे नहीं गए हैं। ओहो, बहस को बढ़ावा मत दो। जा बहू, तू ये कपड़े ले जाकर धो दे। कुछ ही देर में सभी लोग नाश्ते की टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी समीक्षा खाते हुए जोर से चिल्लाती है, अरे क्या हुआ बहना, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? तभी समीक्षा मुंह में से एक कंकड़ निकालती है और हाथ में लेकर सभी को दिखाते हुए कहती है, जब खाने में कंकड़ आएगा तो मैं चिल्लाऊंगी नहीं तो क्या हंसूंगी? What is this? क्या है भाभी ये सब? क्या खाना अंधे होकर बनाती हो? तुमसे चावल साफ नहीं किए जाते क्या? मैंने तो चावलों को अच्छे से साफ किया था और अच्छे से धोया भी था, लेकिन ये कंकड़ कहाँ से आया मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो क्या ये कंकड़ मैंने डाला है? लगता है तुम्हें मेरा इस घर में आना पसंद नहीं आया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, मैं तो खुश ही हूँ कि आप हमारे घर पर आई हो। तुम्हारा घर का क्या मतलब है? ये घर मेरा भी है। लगता है तुम मुझसे ये घर छीनना चाहती हो। समीक्षा ने जानबूझकर अपने मुंह में कंकड़ रखा हुआ था, जिसके चलते वो मन ही मन मुस्कुरा रही थी। वहीं तेजस्विनी ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और वो काजल के ऊपर गुस्सा होने लगती है। आज के बाद अगर अंधे होकर खाना बनाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ, ले जाओ ये सारा खाना। वो गुस्से में उठकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही दिन प्रतिदिन समीक्षा अपनी माँ को भड़काती है, जिससे तंग आकर एक दिन तेजस्विनी अपनी बेटी और अपनी बहू को कमरे में बुलाती है। देखो, जब से मेरी बेटी इस घर में आई है तब से तुम्हारे तेवर ही बदल गए हैं और मैं नहीं चाहती कि आगे को कोई दिक्कत हो। मेरे लिए मेरी बेटी से बढ़कर कुछ नहीं है, इसलिए मैं इस घर का बंटवारा करना चाहती हूँ। लेकिन माँ जी, बंटवारा करने की क्या जरूरत है? बंटवारा करने के बाद हम बिखर ही जाएंगे। हाँ हाँ, तुम तो ऐसा बोलोगी ही। तुम्हें तो पूरा घर ही हड़पना होगा, क्योंकि तुम हड़प्पा सभ्यता से जो हो सब हड़पना चाहती हो। दीदी, आप ऐसा क्यों सोचती हो? मुझे इस घर से कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि पूरा परिवार एक साथ खुशी से रहे। बस बस, मेरे आगे तेज बनने की जरूरत नहीं है। समीक्षा ने मुझे सब कुछ बताया है कि उसके आने के बाद तुमने उसके साथ कैसा बर्ताव किया है। आज ही मैं इस घर का बंटवारा करके ही रहूंगी। तेजस्विनी एक तरफ तो अपनी बेटी को रहने के लिए एयर कंडीशनर बेडरूम देती है और अच्छा फर्नीचर भी देती है, वहीं दूसरी तरफ वो अपनी बहू को रहने के लिए खाली कमरा दे देती है जो पूरी तरह से खराब हो रहा था। वहीं उस कमरे के अंदर एक मिट्टी का चूल्हा और थोड़े से बर्तन भी दे देती है। माँ, बंटवारे में आपने मुझे और मेरी पत्नी को बस इतना ही दिया, हमारा इसमें गुजारा कैसे होगा? जिसको जितना देना चाहिए था उसको उतना ही दिया है। अब मुझसे कोई बहस नहीं करेगा। किसी को यहाँ रहना है तो रहो, नहीं तो इस घर को छोड़कर चले जाओ। तेजस्विनी ऐसा कहकर चली जाती है, जिसके बाद वो अपनी बेटी के साथ रहती है। लेकिन जैसे जैसे समीक्षा का प्रेगनेंसी का समय होने लगता है, वैसे वैसे वो काम करना छोड़ देती है, जिसके चलते सारा काम तेजस्विनी को ही करना पड़ता है। माँ, इतनी देर से आप यहाँ बैठी हो, टीवी देख रही हो। अरे कुछ खाने के लिए तो बना लो। आपको पता है ना, मैं इस हालत में कुछ नहीं बना सकती। अरे बेटी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए यहाँ बैठे बैठे टीवी देख रही थी। लेकिन मैंने अभी दवाई खाई है, जैसे ही आराम मिल जाएगा मैं खाना बना दूंगी। अरे ना करने के 100 बहाने। अगर नहीं बनाना तो मुझे कह दो ना। झूठ क्यों बोलती हो कि तुम्हारी तबीयत खराब है? ऐसा कहकर समीक्षा अपने कमरे में चली जाती है, जिसके चलते तेजस्विनी को बहुत बुरा लगता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ तेजस्विनी की तबीयत ठीक होने की वजह और ज्यादा खराब होने लगती है और वो दर्द से परेशान हो जाती है। हाय, मेरी तबीयत खराब हो रही है, कोई मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। शरीर टूट रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी आग की भट्टी से निकल रही हूँ। अरे बेटी समीक्षा, कहाँ है तू? तेजस्विनी अपनी बेटी को पुकारती है, लेकिन उसकी बेटी अपने एसी वाले कमरे में आराम फरमा रही होती है। उसके दर्द में चिल्लाने की आवाज सुनकर काजल वहाँ आ जाती है। अरे माँ जी, आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, चलिए मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ।
काजल जैसे ही तेजस्विनी को हॉस्पिटल में ले जाती है, डॉक्टर उसका चेकअप करने लगते हैं, लेकिन इसी बीच काजल को लेबर पेन शुरू हो जाता है। वहाँ की नर्स उसे एडमिट कर लेती है। कुछ ही देर में काजल एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है, लेकिन दूसरी तरफ घर पर आराम कर रही समीक्षा को भी लेबर पेन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो मदद के लिए सभी को पुकारती है। कोई मेरी मदद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कहाँ गए घर के सभी लोग? माँ, माँ कहाँ हो आप? भाभी कहाँ हो? तभी प्रिया आती है और कहती है, बुआ जी, मेरी माँ तो दादी माँ को हॉस्पिटल लेकर गई है। प्रिया इतना कहती ही है कि तभी वहाँ पर समीक्षा का पति नितिन आ जाता है। वो समीक्षा की हालत देखकर उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते उसका बच्चा रास्ते में ही मर जाता है। जब ये बात समीक्षा को पता चलती है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। ये सब मेरी ही गलती का नतीजा है। जो मैंने किया उसका परिणाम मैं भोग रही हूँ। समीक्षा अपनी गलती की माफी काजल से मांगती है। वहीं तेजस्विनी भी काजल से माफी मांगती है, जिसके बाद समीक्षा अपना सामान लेकर अपने पति नितिन के साथ अपने ससुराल वापस चली जाती है और उस दिन के बाद से वो काले और गोरे रंग में फर्क करना छोड़ देती है। हरिहर को बहुत जोरों से खांसी हो रही थी और वो किसी तरह अपनी पत्नी को आवाज लगाने की कोशिश कर रहा होता है। अरे अरे उमा, 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 हे भगवान, ये मेरे गले को क्या हो गया है? किसी को मेरी आवाज आ रही है या नहीं? अरे कोई मुझे सुन पा रहा है तो एक गिलास मुझे पानी दे दो, नहीं तो आज मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। तभी सुमन आती है और अपने ससुर की हालत देखकर फौरन रसोई से एक गिलास पानी लेकर आती है, जिसके बाद वो सहारा लगाकर अपने ससुर को पानी पिलाती है। अब जाकर जान में जान आई। अच्छा हुआ बहू जो तू यहाँ पर आ गई, नहीं तो आज मेरे प्राण ही निकल जाते। तभी वहाँ हरिहर के पांचों बेटे और उसकी पत्नी पहुंच जाती हैं। क्या हुआ जी, सब कुछ ठीक तो है ना? पिताजी कोई परेशानी है क्या? ज्यादा ही दिक्कत है तो पिताजी मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। अरे तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, अभी तो मैं जिंदा हूँ। मेरी अब उम्र हो गई है, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे जाने से पहले मैं अपने बाकी के तीनों बेटों की शादी भी कर लूँ। उमा, उमा तुम क्या कहती हो? इतनी जल्दी शादी? मुझे कोई आपत्ति नहीं है पिताजी। और नहीं मुझे। अरे इस घर में हमारी दोनों समझदार भाभियों की तरह और 3 बहू आएंगी तो इसमें बुराई क्या है? उमा उनकी हाँ सुनने के बाद फौरन ही अपने तीनों बेटों के लिए लड़कियां ढूंढनी शुरू कर देती हैं। वो तीनों बेटों का रिश्ता अमीर घर में कर देती हैं, लेकिन लड़कियां बहुत घमंडी होती हैं। आओ बहू, अंदर आओ, इसे अपना ही घर समझो। उमा की तीनों बहुएं घर के अंदर कदम रखती हैं, तभी जोरदार बिजली कड़कती है। अरे आखिर ये बिजली क्यों कड़की? कुछ अजीब सा लग रहा है। ऊपर वाले इस परिवार को हमेशा जोड़ कर रखना। वहीं कायरा, तीशा और चारू तीनों ही कुछ दिन तक तो अच्छे से रहती हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो अपनी असली रूप में आ जाती हैं। जब से इस घर में आए हैं हमने कोई पार्टी भी नहीं की। पता नहीं इन गवारों के साथ हम और कैसे रहेंगे। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी में अगर हम अपना हिस्सा ले लेते हैं तो अपने पतियों के साथ मौज मस्ती से रहेंगे। कहा तो तुमने बिल्कुल सही। वैसे मैं इन साड़ियों से बोर हो गई हूँ, मुझे कुछ वेस्टर्न कपड़े पहनने हैं और थोड़ा पार्टी भी करनी है। वो तीनों क्लब में जाने लायक कपड़े पहनकर हॉल में आ जाती हैं, जहाँ हरिहर बैठा होता है। वो उन्हें देखते ही अपना मुंह फेर लेता है। हे भगवान, ये तुमने क्या पहना है बहुओं? जरा थोड़ी शर्म तो करो। तुम तीनों पागल हो गई हो क्या? कोई बाहर तुम्हें इन कपड़ों में देखेगा तो क्या सोचेगा? तुम्हारी जानकारी के लिए कह दूं, तुम हमारे ऊपर हुक्म चलाने वाली होती कौन हो? अपनी जेठानियों से ऐसा बर्ताव कौन करता है? बाय द वे, अपनी औकात में रहकर बोलो। तुम्हारी औकात हमारे मुंह लगने की भी नहीं है, समझी? इनकी मुंह लगने की जरूरत ही क्या है? चलो हम चलते हैं। कायरा, तीशा और चारू पार्टी करने के लिए निकल जाती हैं। उनके जाते ही हरिहर अपनी बहुओं से कहता है, अरे इनके इस बर्ताव से इस घर का बेड़ा गर्क हो जाएगा। पिताजी छोड़िए, आप अब अपनी दवाई खा लीजिए और आराम कीजिए।
शाम होते होते उमा को अपनी तीनों बहुओं की चिंता होने लगती है। आखिर वो तीनों हैं कहाँ? उमा ऐसा सोच ही रही थी कि तभी नशे की हालत में उसकी तीनों बहू वापस घर आ जाती हैं। तुमने ये क्या हालत बना रखी है अपनी? अपनी जिंदगी के मजे ले रहे हैं हम तीनों, जो शादी के वक्त कहीं खो गए थे। हे भगवान, तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम तीनों कितने नशे में हो? इज्जतदार बहू ऐसी नहीं होती। क्यों, हमने क्या तेरे पाप की पी है जो तू हमसे ये सवाल पूछ रही है? अरे तू होती कौन है? हमें तो शराब पीना बहुत पसंद है और हम ऐसे ही पियेंगे। चल अब हमारे सामने से हट और हमें अपने कमरे में जाने दे। 2 पैग मारो भूल जा, 2 पैग मारो और भूल जा, 2 पैग मारो और भूल जा, भूल जा भूल जा। उन तीनों की बातें सुनकर उमा को बहुत बुरा लगता है, जिसके चलते उमा को अपनी गलती का एहसास भी होता है। अगले दिन उमा अपने पति और अपनी दोनों बहुओं से कहती है, इस घर में अमीर बहू लाने के चलते मैं अमीर बिगड़ैल घमंडी लड़कियों को ले आई हूँ, जो हमारे घर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, वक्त के साथ वो तीनों सब समझ जाएंगी। हाँ माँ जी, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तीशा, कायरा और चारू अपनी सास को और अपने ससुर और जिठानियों से बात करते हुए सुन लेती हैं। हमारे माता पिता ने इतना सारा दहेज दिया, सोना दिया, गहने दिए, लेकिन इन फकीरों के पास देखो कुछ भी नहीं है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है हमारे अमीर होने के चलते हम तीनों को इस प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। ऐसे कैसे? इस घर पर हमारा भी हिस्सा है, तो क्यों ना हम अपना बंटवारा करवा लें और अपने पतियों को यहाँ से कोई अच्छी जगह ले जाएं। चारू की बात पर उसकी दोनों बहनें भी तैयार हो जाती हैं, जिसके बाद वो तीनों मिलकर अपने पतियों को बंटवारे के लिए भड़का देती हैं और वो तीनों अपना बंटवारा करवाने पर तुल जाते हैं। तुम लोगों के साथ रहने पर मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, मैं अपना बंटवारा चाहता हूँ। अगर इस घर में यूं ही रहा तो दोनों बड़े भाइयों की तरह हमारा भी हाल यही हो जाएगा। माँ, पिताजी, हमें हमारे हिस्से का बंटवारा चाहिए। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे स्वर्ग जैसे घर को तोड़ना क्यों चाहते हो तुम लोग? जब तक परिवार एक साथ रहता है सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन बंटवारा होने के बाद परिवार बिखर जाता है, जिनमें से कुछ लोग खुशी से जीते हैं और कुछ लोग दुख से जीते हैं। हरिहर के ये कहने पर भी उसके तीनों बेटे नहीं मानते। तभी उमा कहती है, अगर बच्चे बंटवारा चाहते हैं तो कर दो बंटवारा। उमा के कहने पर हरिहर बंटवारा कर देता है, जिसमें से हरिहर थोड़ा हिसाब अपने दोनों बड़े बेटों के लिए निकालता है और बाकी सारा अपने छोटे तीनों बेटों को दे देता है। हरिहर के तीनों बेटे अपना हिस्सा लेकर अपनी अपनी पत्नियों के साथ चले जाते हैं। वहीं उसके दोनों बड़े बेटे और बड़ी बहू हरिहर के साथ ही रहते हैं। हरिहर की समझदारी और सूझबूझ से उसके बड़े बेटे और बहू जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, तो वहीं घमंडी बहुओं के चलते उसके तीनों बेटे सड़क पर आ जाते हैं, जिसके चलते उन्हें अपनी गलती का पछतावा होता है। अरे तुम तीनों की वजह से हमने अपना घर छोड़ दिया। माँ पिताजी से दूर भी हो गए, लेकिन इस बंटवारे से हमें हासिल ही क्या हुआ? सब कुछ तो तुमने हमारा उजड़वा दिया। तुमसे शादी करके मुझे बहुत पछतावा हुआ। कहा तो मैंने सोचा था कि हमारी जिंदगी हमारे बड़े भाइयों की तरह शांतिपूर्वक गुजरेगी, लेकिन तुम जैसी लालची लड़कियों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अपने पतियों की बातें सुनने के बाद उन तीनों को अपनी गलती का एहसास होता है। हमारे लालच में हमें जितना मिला उतना हमें कम लगा, और देखो अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमें माफ कर दीजिए, हम बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, हमें अपनी गलती पर पछतावा है। कहते हैं कि ठोकर लगने के बाद ही इंसान को सूझबूझ आती है। हम तीनों बहनों के साथ भी वही हुआ। इस ठोकर ने हमें समझाया कि हमारी क्या गलती थी। अपने पतियों से माफी मांगने के बाद वो अपनी दोनों जेठानी और अपने सास ससुर के पास जाती हैं और उनसे भी माफी मांगती हैं, जिसके बाद हर और उमा अपने तीनों बेटों को उनकी पत्नियों के साथ दोबारा स्वीकार कर लेते हैं और खुशी खुशी एक साथ फिर से रहने लगते हैं।